एक जगह हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, फिर ये कैसे हो जाता है आजकल के टाइम पे कि किसी एक सिंगल पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स हैं? सिंपल मैसेजिंग से शुरू होता है, सॉन्ग शेयरिंग, जोक शेयरिंग से शुरू होता है और ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और कब लोग एक अदर रिलेशनशिप में सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं या कैजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं नहीं पता चलता, क्योंकि ये एक बड़ा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीमेल्स हैं, जब झगड़ा होता है तो जो वाइफ्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इशू को रिजॉल्व करना चाहती है, पर जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा स्पेस लेना चाहता है। एक वाइफ ने मर्डर किया अपने हस्बैंड का, उसको ड्रम में डाल कर दिया बंद, जी। और उसके बाद वो घूमने भी चली गई। इतना नेगेटिव थॉट पावर कैसे आती है इनमें? देखिए, ये लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रस्ट्रेशन रही। जो उनका रिश्ता उस आउटसाइडर के साथ था वो भी काफी लंबे समय से था और दोनों एक साइको एक्टिव सब्सटेंस ले रहे थे। नशा ब्रेन में इस तरह का केमिकल इम्बैलेंस करता है कि आपको अपना एक्शन बिल्कुल सही लगता है। किसी के इतने पीसेस करने के लिए आपको इस इंसान को एज एन ऑब्जेक्ट देखना होगा। आजकल के टाइम पे देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे अब अजीब सी जिद लेके बैठे होते हैं कि नहीं हमें यही करना है। तो ये क्या बच्चों की ग्रोथ हो रही है? अब जो बच्चे हैं उनको रिस्पेक्ट चाहिए, जैसे हम बड़े एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट। तो पहले बच्चे उतना फोकस नहीं करते थे, अब बच्चे अपने मेंटल हेल्थ पर, अपने इमोशनल नीड्स पर बहुत ध्यान देते हैं। 4-5 साल का बच्चा इतना अवेयर है कि अगर उसको कुछ बुरा लग रहा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है। वेलकम टू आवर चैनल द वी टॉक्स। आज मेंटल हेल्थ इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इन सब के सॉल्यूशन के लिए हमने बुलाया मिस दीपाली बत्रा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। स्वागत है मैम आपका द वी पॉडकास्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे हेल्प करती है लोगों की, कि जो लोग परेशान हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं जी। वो किस तरीके से आपके पास आए और आप कैसे उनको मतलब ट्रीट करते हैं कि हाँ अब आप ठीक हैं, लोग रिलीफ भी फील करते हैं। तो जी। इस साइंस को पहले हम समझना चाहेंगे। देखिए, साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर की। और साइकोलॉजी में काफ़ी सारे सब एरियाज़ आते हैं, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बायो साइकोसोशल साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी मल्टीपल एरियाज़ के थ्रू वर्क करती है। और डेफिनेटली क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर, अब लोग समझ रहे हैं कि अगर उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कोई भी तनाव जिससे वो गुजर रहे हैं, सो वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच सकते हैं, अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर सकते हैं एक न्यूट्रल और सेफ एनवायरनमेंट में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि उन्हें किसकी प्रॉब्लम को कैसे समझना है, कैसे सुनना है, नॉन जजमेंटल होना। एक क्लाइंट कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को न्यूट्रली समझना, क्लाइंट को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ पे उनको सेफ फील हो इमोशनली स्पेसिफिकली, कि वो अपनी कोई भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको यहाँ पे जज करेगा या कोई उनको बुरा भला कहेगा। उनको एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे वो आके अपना मन हल्का कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन चीज़ों का सोल्यूशन पाने में साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एक स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं देते हैं, बट डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे टेक्निक्स के थ्रू इक्विप करते हैं कि आप अपने लिए खुद सोल्यूशंस निकालें। अच्छा मैम, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? देखिए, जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने पहले MBBS करी होती है, उसके बाद MD करी होती है इन साइकियाट्री। एंड साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, साइकियाट्रिक मेडिसिन्स, अगर किसी को मॉडरेट टू सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने MPhil करी होती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एंड वो साइकोथेरेपी टेक्निक्स के थ्रू क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हैं। साइकोलॉजी के और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं एंड काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि साइकियाट्रिक इंटरवेंशन प्लस साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ट्रीटमेंट फ्रूटफुल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में मेडिसिन्स की ज़रूरत भी होती है और काफ़ी सारे केसेस में साइकोथेरेपी की ज़रूरत भी होती है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया।
अच्छा, हम स्टार्ट ये करना चाहेंगे कि आज सबसे पहले हम चाइल्ड बिहेवियर के बारे में बात करना चाहते हैं जी। कि आजकल के जो बच्चे हैं, एक पुराना वक्त था जिसके अंदर कि बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा डरा करते थे, सुना करते थे, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल था। जी। लेकिन आजकल के टाइम पे देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी एक डिफरेंट अजीब सी जिद लेके बैठे होते हैं कि नहीं हमें यही करना है, पेरेंट्स के साथ वो मैचिंग नहीं बैठती है। जी। कभी कभी तो छोटे से बच्चे 2-3 साल के या 5 साल के लगा लो, अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा रहे होते, और कभी हमारा टाइम था कि हम कभी सोच भी नहीं सकते फादर आए जी। तो हम आँख भी उठा सकें। तो जी। ये क्या आज के टाइम में मतलब बच्चों की ग्रोथ हो रही है? देखिए, एक तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि समय बदल रहा है। हमारे अब जो बच्चे हैं वो बहुत अवेयर बच्चे हैं, और अब जो बच्चे हैं उनको रिस्पेक्ट चाहिए। जैसे हम बड़े एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट बच्चों से, ऐसे ही बच्चों को भी वो एक रिस्पेक्ट चाहिए। मेरे पास एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड आया जिसने मुझे बोला कि मैम मेरी मम्मा सारी बात पापा को क्यों बताती है, अपने तक क्यों नहीं रखती। देन आई हैड अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसने मुझे ये बोला कि मेरी मम्मा दोस्तों के सामने क्यों डांटती हैं, अकेले रूम में भी तो लेके जा सकते हैं। सो पहले बच्चे उतना फोकस नहीं करते थे, अब बच्चे अपने मेंटल हेल्थ पर, अपने इमोशनल नीड्स पर और इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं। ऑब्वियसली 4-5 साल के बच्चे को बहुत नहीं पता होता है मेंटल हेल्थ के बारे में, बट 4-5 साल का बच्चा इतना अवेयर है कि अगर उसको कुछ बुरा लग रहा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है। एक टाइम था जब पेरेंट ने अगर डांट दिया, मार दिया तो बच्चा कुछ बोलता नहीं था। आपने मार दिया, आप पेरेंट हो, आप सही हो। अब के बच्चे जो हैं उनका एक ओपिनियन है, एक पर्सपेक्टिव है, और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। इसका मतलब बदलते समय के साथ पेरेंटिंग के तरीके को भी बदलना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा कह रहा है 8th ग्रेड में है वो, और वो मॉल जाना चाह रहा है, आपने कह दिया नो, और फिर आपने कह दिया मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब ये नहीं चलेगा। अब आपका बच्चा पूछेगा क्यों ना जाऊँ मैं मॉल, मैं 12-13 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल क्यों नहीं जा सकती। तो इस क्यों का आंसर हमें करना पड़ेगा। हम एक ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि मैं फादर हूँ या मैं मदर हूँ और बोल दिया तो वही एंड स्टेटमेंट है। सो कहीं ना कहीं हेल्दी कम्युनिकेशन, एक अच्छा बॉन्ड होना इम्पॉर्टेंट है, तभी बच्चे हमको सुनेंगे जब हम उनको सुनेंगे। सो वो हेल्दी बॉन्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। मैम, क्या ये कहना सही रहेगा कि आजकल के इन्वायरमेंट में जिस तरह से सोशल मीडिया या इतनी चीज़ें आ गई हैं, बच्चों के हाथ में बहुत जल्दी मोबाइल आ गए हैं, तो बच्चे अपनी एज से ज़्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 12 साल 14 साल के बच्चे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जी, ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? देखिए पोस्ट कोविड ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को फ़ोन दिया गया और बच्चों की क्लासेस वहीं से हुई, और ऑब्वियसली जब हम एक इंस्ट्रूमेंट बच्चों को देंगे और बच्चों को ये पता नहीं होगा कि कितना यूज़ करना है, उसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट दोनों तरह से वर्क करता है। और आई थिंक इसीलिए वो रिपीटेड एजुकेशन बच्चों को देनी ज़रूरी है कि कितना कैसे यूज़ करना चाहिए। अब जब 3-4 साल से ऑलरेडी दे दिया गया है, अब आप फ़ोन वापस लेना चाहेंगे तो अब नहीं देंगे। तभी घरों में आप देखेंगे कि पेरेंट्स छीन रहे होते हैं और बच्चे अपने आप को रूम में लॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को प्रिपेयर ही नहीं करा है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। अकाउंट्स जैसे बच्चे आजकल इंस्टाग्राम पे बना लेते हैं, स्नैपचैट पे बना लेते हैं, और वहाँ पे स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत बार जब अब वो अपने पेरेंट्स से अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स सुन नहीं रहे, पेरेंट्स ने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया। या काफ़ी बच्चे आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स को बोलो लेक्चर ना दिया करें। तो बच्चों को एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको भी सुने। हम आउटराइटली अगर उनकी बात को डिसमिस कर देंगे कि तुम फालतू बोल रहे हो, नहीं तुम ये नहीं करोगे, नहीं मैं फ़ोन ले लूँगी, नहीं मैं हॉस्टल भेज दूँगा, ये वर्क नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए सुपरविज़न इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पेरेंटल लॉक्स इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चे को समझना और उसकी नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा आपको ये भी कह रहा है कि वो 2 लोगों को लाइक करता है या लाइक करती हैं, तो आप उनको एकदम से डिसमिस नहीं करेंगे, आप उनको सुनेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बिकॉज अब एक इंस्ट्रूमेंट आप उनके हाथ में दे चुके हैं, अब लेना उतना आसान है नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब अब वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, पर अब आपको उसका एक राइट यूजेज उनको सिखाना है। और क्योंकि एक्सपोजर बढ़ गया है, बच्चे छोटी एज में बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, बहुत टर्मिनोलॉजीज जान रहे हैं कि मेरे फादर तो नार्सिसिस्टिक हैं, या मुझे ट्रॉमा है, गैस लाइट कर रहा है कोई मुझे। तो अब बच्चे बहुत अवेयर हो चुके हैं। 10-11 साल के बच्चों को भी बहुत पता है मेंटल हेल्थ के बारे में।
सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन करना, रीच आउट करना, किसी को दिखाना, अगर आप बातचीत कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज वो टाइम है जब पहले पेरेंट में बदलाव आता है, उसके बाद बच्चे में बदलाव आता है। मैम फैमिली फाइट्स को लेके एक आप जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ पे बच्चे का प्यार अपने दादा से भी है, अपने चाचा से भी है, उनके बच्चों से भी है लगाव। अचानक से फैमिली फाइट्स हो जाती हैं, घर अलग हो जाते हैं जी। और उनको ना चाहते, पापा और चाचा नहीं बोल रहे, अब ना चाहते हुए उनको अपने कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर से भी बात नहीं करने दी जा रही है। जी। तो इसका क्या असर पड़ता है बच्चों पे? डेफिनेटली इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है एक बच्चे के मेंटल हेल्थ पे, और ये इम्पैक्ट मैं देखती हूँ कि ये एडल्टहुड तक जाता है, ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता है। क्योंकि जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज़ में बड़े हुए हैं और जो अपने कज़न्स के साथ बहुत क्लोज रहे हैं, सडनली जब न्यूक्लियर फैमिली में फैमिली शिफ्ट हो जाती है, सो वो सोशल कनेक्शन मिस हो जाता है। बहुत लोग मैं देखती हूँ व्हेन दे आर 25-30, तो वो आके बोलते हैं कि मैं बिल्कुल चुप हो गई जैसे ही हम सेपरेट हुए। अब जैसे कोई बात करने के लिए है ही नहीं, अब जैसे मैं बिल्कुल लोनली हो गया, अब वो कनेक्शन में फॉर्म ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो मेरे शुरू के साल थे वहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनी उस रिश्ते में अपने कज़न के साथ, अब वो नहीं बन पाई। और मैं आज भी कज़न के पास जाना चाहता हूँ, बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का कोई और आउटलुक है, मैं उनके साथ भी रिबेल नहीं कर सकता, बिल्कुल, और मैं वहाँ भी नहीं जा सकता। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक नेगेटिव छाप तो छोड़ते हैं। इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैच्योर तरीके से, माइंडफुल तरीके से हैंडल हों, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की फ़ाइट, पेरेंट्स के रिलेशन आज डिवोर्स तक पहुंच जाना, एक बच्चा जो डेवलप हुआ है अपनी माँ के साथ भी, अपने फादर के साथ भी, आज वो बीच में फंस गया है कि आफ्टर डिवोर्स वो किसके पास जाए या कैसे फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करेगा कि मेरे फादर अलग हो चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस क्या मार्केट में उसका, सोशली उसका बन सकता है? देखिए, पेरेंटल डिवोर्स का बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके पेरेंट्स डिवोर्स के प्रोसेस में हैं या उनका सेपरेशन हो चुका है, वो बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे दोनों के साथ रहना है। काफ़ी बड़ा ग्रुप ऐसा है, काफ़ी घरों में जहाँ पे एक तरफ से बहुत वायलेंस है, कोई एक पेरेंट बहुत एग्रेसिव है, वहाँ पे बच्चा एग्रेसिव पेरेंट के साथ नहीं रहना चाहता। इनफैक्ट वो अपने शांत पेरेंट को बार बार ये बोलता है कि नहीं, आप अलग रहो, आप इनके साथ मत रहो, ये तंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। सो ये डिपेंड करता है कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है और बच्चे को दोनों पेरेंट से मिला क्या है। उसको फादर से अफेक्शन मिला, मदर से अफेक्शन मिला, तो ऑब्वियसली बच्चा दोनों के साथ ही रहना चाहेगा। और डेफिनेटली अब बच्चे ने कितने झगड़े देखे हैं, कितना सब्सटेंस देखा है, मतलब कितना अल्कोहल या कोई और नशा देखा है, कितनी मारपीट देखी है, कितना एब्यूज़ देखा है जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में, उस सब का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि बच्चा या तो बहुत डर जाता है फिर अपने आगे के रिश्तों में। तो तनाव जो जब बच्चे को होता है तो वो दो तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकता है। एक तो बच्चा इंटरनलाइज कर लेता है, चुप हो जाना, ज़्यादा बात ना करना, विड्रॉन रहना, दोस्त ना बनाना, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाना। और एक ग्रुप बच्चों का वो होता है जो एग्रेसिव हो जाते हैं, रिबेल करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इन चीज़ों को पहचानना और एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार डिवोर्स में या सेपरेशन में हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे पेरेंट के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। इसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिकॉज अभी बच्चे का माइंड रेडी नहीं है ये सब सुनने के लिए। तो हम जब उसको प्रवोक कर रहे हैं कि आपके फादर ऐसे या आपकी मदर ऐसी हैं, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हम छोटी उम्र में ही उसके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करती हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ अपने घर की बातें शेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म है नहीं। कुछ बच्चे स्कूल काउंसलर्स के पास चले जाते हैं, बट मोस्टली बच्चे नहीं जाते हैं। और आउटसाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इतना प्रैक्टिकल होता नहीं बच्चों के लिए। तो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही वो ये सब डिस्कशंस करते हैं, और क्लोज फ्रेंड भी क्योंकि एक छोटा बच्चा ही है तो वो भी ये वाली इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता है। सो डेफिनेटली इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जितना ख़राब घर का माहौल होगा उतना बच्चा सैड रहेगा, बच्चा हैप्पी चाइल्ड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। जी। जैसे ही एडल्ट होते हैं लोग रिलेशनशिप को एक फ़ैशन समझ लेते हैं या एक सोसाइटी का कुछ कि हाँ एक नीड है, ऐसा होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। एंड यहाँ आज एक बात आती है कि एक वक्त था जब हम कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स का जब एक लव होता था, जिसे लव कहा जाता था, हज़ारों झगड़े हों कुछ भी हों, कभी रिलेशनशिप टूटते नहीं थे। आजकल के टाइम पे एक ब्रेकअप हुआ, 2 महीने बाद किसी से अटैचमेंट, उससे ब्रेकअप हुआ, फिर किसी से अटैचमेंट। तो ये लव और अटैचमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, एक तो एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों के पास।
एवेन्यूज़ से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे आज ब्रेकअप हुआ है और अब आपको लोनली भी लग रहा है, आपको लॉन्गिंग भी हो रही है, आपको एंग्जाइटी भी हो रही है और आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो पार्टनर वाली फीलिंग तो आपको दे नहीं सकते, क्योंकि वो एक खालीपन अंदर कांस्टेंट चलता आ रहा है, उसको भरने के लिए एंड एवेन्यूज़ हैं, जैसे आप डेटिंग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स इतना इजीली अवेलेबल है। फिर काफ़ी बार फ्रेंड्स ही बोल लेते हैं कि चल कोई बात नहीं, कैजुअल कर लो, चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन करने में हेल्प करेगा कैजुअल रिलेशनशिप, क्योंकि फिर कोई यार आपको इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। तो पहले रिश्ते में जो आपको एक रिजेक्शन या नेग्लेक्ट की फीलिंग आई होती है, एक नया रिश्ता फिर आपको वैल्यूड फील कराता है, और ये काफ़ी बार तब होता है जब आपका खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस उतना अच्छा नहीं है। अगर मैं खुद को पसंद करूंगी तो मैं बहुत जल्दी रिश्तों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद में सक्षम महसूस करूंगी। पर अगर मेरा एक रिश्ता ख़त्म हो गया और मैं अपने आप को उभरने का टाइम ही नहीं दे रही हूँ, ग्रीव ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीविंग में टाइम लगता है, और उसका मतलब कि कुछ टाइम आपको वो सिंगल रहना चाहिए ताकि आप अपने पेन को प्रोसेस कर सकें और आगे बढ़ सकें। पर लोग प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, उतना पेशेंस नहीं हो पाता है, और इतने में कोई मैसेज आ गया या किसी ऐप से कोई रिक्वेस्ट आ गई एंड उस फ्लो में चले गए, और फिर ऐसा लगा कि देखा जाएगा, देखते हैं कैसा रहता है, या एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो वो जो ट्राई, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक पूरा हमारा ग्रुप अगर कैजुअल डेटिंग में है, हमारा पीयर ग्रुप, हम पे भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर आएगा कि कैजुअल ट्राई करके देखो, उसमें बहुत आप इमोशन मत डालो, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा, आप फ्री भी रहोगे। सो बहुत लोग ट्राई करना चाहते हैं और इस वजह से भी इस प्रोसेस में चले जाते हैं, और ये एक लूप है। सो आई थिंक लूप को पहचानना और उसको ब्रेक करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, एक जगह हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, हम भी उसको वही देना चाहते हैं। फिर ये कैसे हो जाता है आजकल के टाइम पे कि किसी एक सिंगल पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या फिर कॉरपोरेट में, ऑफिस में आज जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं जी, यहाँ तक इंसान कैसे पहुँच सकता है कि जो प्यार चाहता था आज वो मल्टीपल पार्टनर्स रख रहा है? देखिए काफ़ी सारे लोग प्लान करके एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करते हैं। ये एक सिंपल मैसेजिंग से शुरू होता है, सॉन्ग शेयरिंग, जोक शेयरिंग से शुरू होता है, और ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और कब लोग एक अदर रिलेशनशिप में सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं या कैजुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं नहीं पता चलता, क्योंकि ये एक बड़ा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो शुरू का 1-2 महीना लोग आराम से गुड टॉक्स करते हैं, और धीरे धीरे एक ओवर फ्रेंडली बिहेवियर होना और वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ना बढ़ता जाता है। काफ़ी लोग अपने पार्टनर को कॉम्पनसेट भी करते हैं, ओवर कॉम्पनसेट, क्योंकि वो चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो उनको ओवर अफेक्शन भी देने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ गिल्ट, कि मैं बाहर ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब मुझे घर आके इनको थोड़ा ज़्यादा देना है, इनके साथ ज़्यादा अवेलेबल रहना है, ताकि मैं इनके साथ कुछ गलत ना करूं, क्योंकि ये भी एक आसान प्रोसेस नहीं है। काफ़ी बार लोग बाहर के रिलेशनशिप में 1-2 साल तक सीरियसली एंगेज रहते हैं, और उसके बाद अगर बाहर वाला पर्सन अब छोड़ने नहीं दे रहा, अब आप एंड करना चाह रहे हैं बट सामने वाला पर्सन अब रेडी नहीं है, क्योंकि अब वो इमोशनली इन्वॉल्व हो चुका है, अब ये सिर्फ कैजुअल तक नहीं है उनके लिए। तो अब अगर वो सीरियसली इन्वॉल्व है तो ब्लैकमेलिंग, नाराज़गी, उनको पीक एंग्जाइटी होना, जिसमें वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होकर रो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, अब आप उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि आप कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि अब आप तो उस लूप में फंस गए। बिल्कुल। और अगर आप उनको छोड़ेंगे तो वो आपके घर में कॉल कर देंगे। सो वहाँ से इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे इसको मैनेज करा जाए, और बहुत लोग आते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि मैं वो ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जो मैंने अपने पार्टनर के साथ किया, अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ, वो ठीक नहीं है, तो अब मैं कैसे वहाँ से बाहर आऊँ, क्योंकि एक बार स्टक आप हो गए, अब रास्ता नहीं मिल रहा। बिकॉज देखिए, आपको ये रिश्ते भी निभाने हैं, घर के, बाहर का, और अपना काम भी करना है, तो इतना बैलेंसिंग करना आसान नहीं होता है, और फिर इसका इम्पैक्ट खुद की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो जिसको आप चीट कर रहे हैं, जैसे ही उनको पता चलता है, उनके लिए तो ये डिवास्टेटिंग है। जिन लोगों के साथ ये होता है, उनको पैनिक डिसऑर्डर होना, ग्रीविंग करना, बहुत नेगेटिव थॉट्स में चले जाना, मरने के ख्याल आना, सेपरेशन सोचना बहुत कॉमन है, क्योंकि हम जब कुछ करने जा रहे हैं बाहर, तो हमें माइंडफुली ये तो सोचना पड़ेगा कि ये हम कर क्या रहे हैं। ये जो हमने मैसेज भेजा, हमने तो चलो एक प्योर फ्रेंडली इंटेंशन से भेजा, पर सामने वाले पर्सन ने उस मैसेज को कैसे देखा या कैसे परसीव किया,
ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारी 1 साल बात हो गई, अब छोड़ दो, अब इमोशन हटा दो। इट इज़ नॉट अ बटन। यस। सो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सोच कर ही देखा जाएगा कि किससे कितनी बात करनी है, कितना आगे जाना है, क्योंकि इमोशनली ओवरवेल्म्ड जो लोग भी होंगे या जो लोग वल्नरेबल होंगे वो आपकी केयर को भी लव समझेंगे, बिल्कुल। और फिर उसमें आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, और फिर आपके स्पाउस का क्या होगा। यस। सो आई थिंक कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते हैं लोग कि आगे मैं ये जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ इसका एक कॉन्सिक्वेंस भी होगा। हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर वो पहले से सोच लेंगे तो शायद ये होगा ही नहीं। मैम, ये तो वो लोग हुए जिन्होंने कुछ गलती करी या एक टाइम पे किसी चीज़ को गुड फील किया और आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझसे गलत हुआ और वो टेंशन में है। बट यहीं दूसरी जगह पे ऐसे भी लोग हैं जो मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं एंड वो रेडी हैं कि अगर किसी को पता लग गया तो मुझे देखा क्या जाएगा। जवाब देना है। वो जी। कितने स्ट्रांग होते हैं माइंड से? देखिए, बात स्ट्रॉन्ग की नहीं है, बात ये है कि रिश्तों में कितना इमोशन वो डाल रहे हैं ये समझना इम्पॉर्टेंट है, और वो दूसरे की फीलिंग्स को लेकर कितना एम्पैथी रख रहे हैं। एम्पैथी मतलब कि जब दूसरे के साथ ये हो रहा है तो उसे कैसा महसूस होगा। तो काफ़ी लोग एक इमोशनल डिसोसिएशन कर लेते हैं। इमोशनल डिसोसिएशन मतलब एक डिटैच तरीके से एक रिश्ते में हैं और फिर अपनी नीड्स पर ज़्यादा फोकस है। जैसे इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो गए कि ये सोचा ही नहीं कि दूसरे को कैसा महसूस होगा। और अगर हम शादी की बात कर रहे हैं अभी स्पेसिफिकली, तो शादी इंडिया में स्पेसिफिकली अभी तक एक एक्सक्लूसिविटी का रिश्ता है। तो जब 2 लोग शादी करते हैं तो ये क्लियर है कि आप और हम एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के साथ हैं, इसमें थर्ड पार्टी एंटर नहीं करेगी। जब आप थर्ड पार्टी एंटर करवा रहे हैं इसका मतलब आप शादी की उस कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पार्टनर आपका परफेक्ट नहीं हो सकता है, और ये चीज़ को ही एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार लोग बाहर इसलिए बात करते हैं बिकॉज बाहर वाला पर्सन एक जिम्मेदारी नहीं है। बाहर वाला पर्सन सिर्फ गुड टॉक्स करेगा, आपको स्पेशल फील कराएगा, आपको गुड गुड बोलेगा, और जो घर का पार्टनर है वो आपको प्रॉब्लम्स बताएगा, जिम्मेदारियाँ भी बताएगा। सो लोग जिम्मेदारियों से थोड़ा सा हटने के लिए, थोड़ा मन अच्छा करने के लिए बाहर बात करते हैं, बट एक पॉइंट के बाद बाहर वाला रिश्ता भी जिम्मेदारी ही बन जाता है। क्योंकि आपको सुबह कॉल करनी है, रात को कॉल करनी है, इतनी बार मिलना है, वो भी एक जिम्मेदारी ही बन गया ना। तो अगर आप नहीं मिलेंगे तो उस पर्सन को नेग्लेक्टेड फील होगा, तो आप बैलेंसिंग ही करते रह जाएंगे। पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल रिश्ते चलाना चाहते हैं, पर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनकी लाइफ बड़ी क्योटिक है। क्योंकि वो तो कैजुअल कर रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन कैजुअल है या नहीं ये हमें नहीं पता। सामने वाला पर्सन अगर इमोशन डालेगा तो अब ये बहुत कैजुअल रख नहीं पाएंगे, इन्हें फिर उस पर्सन से रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। मैम, एक जो प्रॉब्लम आती है आज के टाइम में जो काफ़ी सालों से देखी गई है, काफ़ी बढ़ती जा रही है, कि एक माँ का और बेटे का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, या फादर और बेटे का रिश्ता, जो उसकी शादी से पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जो एक बेटे के घर पे होने की वजह से सिक्योरिटी फील करते थे, एक कि हमारे घर पे भी अब कोई बड़ा है घर संभालने वाला। शादी होती है, नहीं बनती है घर में, सास की नहीं बनी, बहू की नहीं बनी, बेटे को मजबूरी में अलग होना पड़ा। उस वक्त जो डैमेज होता है उनका परिवार, उसके बाद वो कितनी भी केयर कर ले उनकी, कितना भी उनको टाइम देने की कोशिश, क्या वो रिश्ता पहले जैसा बन सकता है पेरेंट्स के साथ? यस। देखिए, वो डिपेंड करता है कि दोनों साइड कितनी इमोशनली बैलेंस्ड हैं। पेरेंट्स को, बेटे को, बहू को ये समझना होगा कि अब अगर एक न्यू एंट्री हुई है तो सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट और अडेप्ट करना होगा उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और वो बैलेंसिंग की काफ़ी बार जिम्मेदारी उस मेल पर्सन पर आती है, जो सन है या जो एक न्यू हस्बैंड है, कि वो कितना बैलेंस कर पा रहे हैं, वो कितना समझ पा रहे हैं कि अब मेरा एक और रोल भी है। सो अगर मेरी वाइफ ने कुछ बोल दिया मुझे मेरी मदर के बारे में, अब मैं जाके अपनी मदर को नहीं बताऊंगा, या अगर मेरी मदर ने मेरी वाइफ के लिए कुछ बोल दिया तो मैं वाइफ को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ बताऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो संभालना इम्पॉर्टेंट है। पूरे घर को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना चाहिए कि अब कुछ पैटर्न्स में एक बदलाव आएगा। जैसे हम जब प्री मैरिज काउंसलिंग करते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग में कपल्स आते हैं मैरिज से पहले, काफ़ी बार पेरेंट्स भी आते हैं, जिसमें ये बदलाव डिस्कस करे जाते हैं कि अगर
आपका बेटा आपके साथ सो रहा था या आपके साथ काफ़ी बार हर बार मार्केट जा रहा था फॉर शॉपिंग, गुड कि उन्होंने ये सब किया, पर ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हो सकता है वो ना जाए, नॉट बिकॉज आप लेस इंपॉर्टेंट हो गए बट बिकॉज अब किसी और को भी बैलेंसिंग करनी है। ऐसे ही प्री मैरिज काउंसलिंग में जो फीमेल आपके घर आ रही हैं उनको प्रिपेयर करना और इस पर्सन को प्रिपेयर करना कि आप लोग कैसे हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करें रिगार्डिंग डिफरेंसेस, क्योंकि मैरिज में एक क्लियर कॉन्सेप्ट है एग्री टू डिसएग्री, कि हम सब ये एग्री करते हैं कि हम डिसएग्री करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर फिर भी हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे के इंटेंशंस पर ट्रस्ट करेंगे कि अगर कोई बड़ा कुछ बोल रहा है या अगर घर का बच्चा कुछ बोल रहा है, उनका इंटेंट अच्छा है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो उनका एक नज़रिया है। तो एक नज़रिया होने से कोई राइट या रॉन्ग नहीं हो जाता। आई थिंक किसी को जब हम होलिस्टिकली देखते हैं, सिर्फ एक इंसिडेंट से किसी को नहीं नापते, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होती है। एंड आई थिंक कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रास्ता है। काफ़ी घरों में बात होती ही नहीं है, क्योंकि सबको लगता है बात होगी तो झगड़ा हो जाएगा, तो इस बात को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है और एक दिन फटता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि बात करनी ज़रूरी है, पर बात जितना टू द पॉइंट हो, ब्रीफ हो, उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कपल्स आते हैं जो पूरी पूरी रात डिस्कशंस करते हैं, ऐसा क्यों बोला, फिर तुमने ये क्यों बोला, फिर उन्होंने ये क्यों बोला, फिर ऐसे क्यों हुआ। ये तो नेवर एंडिंग है ना। ये जो क्यों है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ब्रीफली कम्युनिकेट करना कि आई नीड दिस, व्हेन दिस हैपेंड, तब मुझे अच्छा नहीं लगा, काश ऐसा हो आगे से मेरे साथ या ऐसा ना हो मेरे साथ, उतना कह के रुक जाना, अपने पार्टनर को टाइम देना कि वो बैठें, प्रोसेस करें, समझें और फिर आके आपको जवाब दें। एकदम से उसी समय तो सारे सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते, क्योंकि उसी समय सॉल्यूशन निकालने से झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि सबके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं और सब रिएक्टिव होने लग जाते हैं फिर। एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ देखी गई है कि पेरेंट्स अपने बच्चों, खासतौर से लड़के की बात करें, कि बड़े प्यार से पालते हैं, उसका करियर, उसका हर चीज़ का बचपन से बड़ा ख्याल रखते हैं, बट बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो बिज़नेस को लेके या करियर को लेके जो इतने सारे इशू उनके बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, 2 मिनट में वो सब लोग अलग होने की बात पे आ जाते हैं कि नहीं मैं तो यही करना चाहूँगा। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमारा पैसा कमाए, सेटल रहे, कभी उसको कुछ गरीबी ना देखना पड़े, बट आजकल के टाइम में जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं बच्चे, हो सकता है पेरेंट्स उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनका ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना बहुत तेज़ है जी। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करें और बातचीत करके एक हल निकालें, क्योंकि सपोज़ आपका एक क्रिएटिव साइड है बट पेरेंट को लगता है कि एक ट्रेडिशनल वर्क ही करे मेरा बच्चा, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो कुछ घरों में हमारे माता पिता बहुत अच्छे से हमें सुनते हैं, हमारे आइडियाज़ को डिसमिस नहीं करते हैं, समझना चाहते हैं, पर इसमें ये भी आता है कि आपका फिनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपके घर में फिनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा है तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने करियर के साथ तो हो सकता है उन्हें इतनी दिक्कत ना हो, पर अगर मेजर फिनेंशियल बर्डन आप पर ही आना है, घर चलाने का मेजर जिम्मेदारी आप ही पर आनी है, तो पेरेंट को ये लगेगा कि आप रिस्क ना लें। इंटेंशन उनकी बिल्कुल अच्छी है, पर ऑब्वियसली रिस्क लेने से डर लगता है। तो कुछ घरों में हमारे पेरेंट्स सुनते हैं क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि वो आज की दुनिया को समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पर है और वो भी पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो भी हमें वो स्पेस देते हैं कि ठीक है आप करो, आप इसमें लगाओ 2-3 साल, और अगर उसमें नहीं होता है फिर आप एक डिफरेंट वर्क में चले जाओ। जहाँ पे हमारे पेरेंट्स सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत घरों में पेरेंट्स इनपुट देते ही नहीं, या बिल्कुल ही आउटराइटली बोल देते हैं कि ये करना ही नहीं तो मेरे साथ मत रहो। एंड कुछ पेरेंट्स में गुस्सा भी आ जाता है, वो रिएक्टिव भी होते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो हेड ऑफ द फैमिली हैं और आप उनकी बात काट रहे हैं, आप रिबेल कर रहे हैं। ऐसे में आप करिए जो आप करना चाहते हैं, बट उनके साथ रिस्पेक्टफुल बने रहिए, अपनी बात बार बार रखिए डिफरेंट तरह से, रिस्पेक्टफुली, एग्रेसिव मत होइए, और उनके उस व्यवहार को लेने की क्षमता बढ़ाइए, क्योंकि वो आपके पेरेंट हैं और ये हमेशा का रिश्ता है। बिल्कुल। तो फिर अपनी क्षमता बढ़ाइए कि अगर वो नाराज़ हैं या गुस्सा कर रहे हैं
तो आप कैसे उस चीज़ के साथ बेटर कोप अप कर सकें। सो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें फादर और सन सेम बिजनेस कर रहे हैं और सन अब कुछ नया करना चाह रहे हैं उस बिजनेस में, बट क्योंकि फादर एक ट्रेडिशनल तरीके से एक वर्क को ऑलरेडी करते आ रहे हैं और वहाँ से उनका काम ठीक चल रहा है उनके हिसाब से, तो वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और क्योंकि वो पूरा दिन साथ हैं और जैसे ही उनका सन कुछ न्यू ट्राई करना चाहता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कुछ सन तो सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। और ये सन के साथ ही नहीं है, जो डॉटर्स अपने फादर के साथ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिकॉज एक नई जनरेशन का सोच, स्पीड, पेस, लर्निंग, क्रिएटिविटी बहुत डिफरेंट है। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अपने पेरेंट के साथ, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हम अपने पेरेंट्स को डिफरेंट तरीक़ों से समझाएं कि ये हम करना चाह रहे हैं, ये रास्ता है, इसमें ये आउटपुट है। इसमें आपकी फैमिली की फिनेंशियल स्ट्रेंथ का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो कुछ पेरेंट्स सुनते हैं और अपने बच्चों को समय दे पाते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपना कुछ नया करना चाह रहे हो तो इतना टाइम ले लो। पर कुछ पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन आसान नहीं हो पाता है क्योंकि वो परेशान थोड़े से हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको पेशेंस रखना होगा। आप डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते उनके साथ। इसका मतलब ये है कि आप अपना क्षमता बढ़ाइए उनके बातचीत के साथ कोप अप करने की, ताकि आप रिएक्टिव ना हो, एट द सेम टाइम आप अपना नया काम भी कर सकें और आप उनके साथ भी सही तरह से रह सके। प्रॉब्लम ये आती है जब हम जिद करके अपना नया काम शुरू कर लेते हैं और उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं कि आपको मैं नहीं सुन रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप किसी काम के नहीं हो, आप ओल्ड हो। ये तरीका बहुत अनहेल्दी है अपने बड़ों से डील करने का। मतलब परफेक्ट वो भी नहीं है, परफेक्ट हम भी नहीं है, और हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि हम जो भी ग्रो करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे, हमने उन्हें कुछ नहीं देना, हम उन्हें कभी लौटा भी नहीं सकते। सो आई थिंक वो एक रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करते हैं हमसे। यस मैम। मैम एक चीज़ और जो आज का बहुत बड़ा इशू हो गया है, कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ। जी, जितने भी लोग ये कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अक्सर इनके ऊपर मीम्स बनते हैं। देखा गया है कि ये फैमिली फंक्शन में है, घूमने गए हैं फैमिली के, बट इनका लैपटॉप हमेशा वहीं ऑन, वहीं इनको कोई प्रोजेक्ट करके देना है। जी, इतना प्रेशर कर रखा है, कई लोग साइड भी कर चुके हैं। तो ये क्या चीज़ है कि हम पूरा लाइफ पढ़े एक अच्छी लाइफ के लिए कि हम कमाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और यहाँ आके इतना प्रेशर जो झेलते हैं लोग, तो कई लोग तक पहुँच जाते हैं। ये के थॉट्स कैसे आते हैं? देखिए, क्योंकि आपके माइंड की एक लिमिटेड क्षमता है। एक पॉइंट के बाद माइंड बहुत स्ट्रेन नहीं ले पाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रीन पर हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, आपके ऊपर डेडलाइंस है, सो जैसे ही सीनियर का कॉल आया कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये 1 घंटे में दो, ये बाहर क्यों गए तुम, अभी तक नहीं बताया, या हम छुट्टी नहीं दे रहे, या घर में कोई अनवेल है, हम छुट्टी नहीं देंगे आपको, ये कांस्टेंट एक नेगेटिव चलता रहता है काफ़ी सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज में, क्योंकि प्रेशर और फियर क्रिएट करके लोग काफ़ी काम करवाते हैं। पर अब कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान जा रहा है। जैसे कॉर्पोरेट्स में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कॉर्पोरेट्स भी हमें इनवाइट करते हैं कि आप आइए और वर्कशॉप्स करिए, पेरेंटिंग पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, असर्टिवनेस पर, कैसे अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए। पर अब जैसे समाज एक रैट रेस में है, सबको कुछ अचीव करना है, सबको जल्दी जल्दी अर्न करना है, तो लोग ट्रैवल कितना कर रहे हैं। आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं, फिर आप आ रहे हैं, फिर आप आने के बाद भी लैपटॉप ओपन करके काम कर रहे हैं, फिर आपको आपका मी टाइम भी चाहिए। तो आप 2 बजे सो रहे हैं, तो आप 10 बजे आए, आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 11 से 12 आपने खाना खाया, एंड फिर आपने 12 से एक स्क्रीन देखा कि चलो अब मेरा मी टाइम है, अब मैं इंस्टा स्क्रॉल करूँगा या यूट्यूब वीडियोज़ देखूँगा। फिर आपको आते आते आप 2 बजे सोए। अगर आप 2 बजे सोए और आपको फिर 8 बजे उठ के जाना है, तो स्लीप डिप्राइवेशन तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, स्क्रीन ओवरलोड हो रहा है, यहाँ से भी तनाव बढ़ रहा है, फिर आप अपने रिश्तों में भी समय नहीं दे पा रहे, तो आपके रिश्ते भी रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपके जो क्लोज लोग हैं उनको भी छूटा हुआ महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बार कॉर्पोरेट लाइफ्स में मैरिड लाइफ का पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अपने रिश्तों के साथ वो बैलेंसिंग कर ही नहीं पा रहे हैं। अब इक्वल नहीं हो सकता है, पर इसको रेस्ट चाहिए। अगर इसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा ही, क्योंकि ब्रेन बॉडी दोनों बोलेंगे दैट लीव अस, हमें थोड़ा आराम दीजिए। जैसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग अपनी हॉबीज़ में एंगेज नहीं होते, लोग छुट्टी नहीं लेते, कुछ लोग थे जो बचपन में क्रिकेट खेलते थे, डांस करते थे, म्यूज़िक करते थे, वो भूल गए
कोई और कुछ yes, कितने लोग पेंटिंग करते थे, activity सब खत्म। नहीं करते वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, इतना करना है। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है अप्रेजल का टाइम आ रहा है, प्रमोशन का टाइम आ रहा है, सो आप और इनपुट देने लग जाते हैं और वहाँ से चिड़चिड़ापन, गुस्सा। जैसे किसी का अभी जैसे मेरे पास एक कपल आया, उसमें वाइफ को ये था कि बच्चे को दूध मैं ही नहीं पिलाऊंगी, आप भी पिलाओगे, मतलब बॉटल से आप भी उसको फीड करोगे। पर उनके हस्बैंड नहीं कर पा रहे थे वो वाला चीज़, बिकॉज वो इतना ओवरलोडेड थे ऑलरेडी। रात को आना, फिर स्मोकिंग करना, फिर थोड़ा सा अल्कोहल ले लेना, फिर फ़ोन स्क्रॉल करना, तो चाइल्ड को भी टाइम नहीं मिल रहा था, पार्टनर को भी टाइम नहीं मिल रहा था, और खुद भी बहुत थक रहे थे। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल खुद अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो फिर आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ना वर्क पे कर पाएंगे, ना अपने रिश्तों पे कर पाएंगे, और एक अकेलापन वहाँ से आ जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग जाते हैं। मैम जैसे हम माइंड की बात कर रहे हैं, बार बार जी। मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कहना सही रहेगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट इतना माइंड लगाता है कि आपको एक्स्ट्रा सैलरी जो आपको बाहर से मिलती है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना या एक्स्ट्रा चीज़ें देना, साल के बाद कोई बोनस देना, और इतना ज़्यादा आपको ऑक्यूपाइड कर देना कि आप आगे लाइफ में अपने किसी न्यू बिजनेस, न्यू आइडिया के बारे में सोच ही ना सकें? या ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट धीरे धीरे न्यू जनरेशन को एक तरह से गुलाम बना रहा है? देखिए, तो अगर कॉर्पोरेट ऐसा कर रहा है, बट क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है, तो मुझे माइंडफुली कुछ चॉइसेस बनानी पड़ेंगी कि मुझे ये चाहिए। जैसे आइडली एक फैमिली का एक विज़न होना चाहिए कि मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। एक रफ़ विज़न तो हम बना सकते हैं, कोई हमें गुलाम तब बना सकता है जब हम उसको अलाउ करें। कोई हमें तभी इतना ज़्यादा खींच सकता है। अब ठीक है, कॉर्पोरेट हो सकता है आपको बहुत मनी दे रहा हो, पर अगर उसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़ीरो है, तो ये तो आप चूज़ करेंगे ना कि मेरी लाइफ की क्वालिटी कहाँ जा रही है। ठीक है, मेरे पास फ़ंड बहुत आ रहा है, पर मैं उस फंड को एंजॉय भी नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं है। वो जस्ट बस है कि वो कभी यूज़ होगा, तो मैं जी कहाँ रहा हूँ, ये सवाल करने का भी समय नहीं होता है। बिल्कुल। सो इसीलिए जब लोग थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि थोड़ा सा पॉज करिए और थोड़ा खुद से रुक के पूछिए कि मैं चाह क्या रहा हूँ। या जस्ट बिकॉज अब एक रूटीन बन गया है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, जाना है, वापस आना है, सोना है, हम उसी सर्कल में चलते जा रहे हैं। तो सो थोड़ा पॉज करना, रिफ्लेक्ट करना कि ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है, या मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जा रहा हूँ, और क्या मैं कोई रास्ता निकाल सकता हूँ, और अगर निकाल सकता हूँ तो कब, कहाँ, कैसे। बिल्कुल। जैसे अभी काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं 40 का होते ही रिटायरमेंट ले लूँगा, 40 तक मैं भागूंगा और उसके बाद मैं रुक जाऊँगा। सो काफ़ी लोग एक क्लैरिटी के साथ दौड़ रहे होते हैं, पर तब भी रोज़ 11-11 घंटे काम करना इज़ नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि उतना कैपेसिटी है नहीं हमारे ब्रेन की, उतना स्ट्रेन लेने की, उतना स्क्रीन लेने की, उतना कॉग्निटिव वर्क करने की। सो क्या प्रैक्टिकल है आपके लिए, वो देखना इम्पॉर्टेंट है। मैम जैसे आजकल देखा जाता है कि कोई कपल्स हैं, उनका किसी बात को लेके झगड़ा हो गया और उन्होंने 2-3 दिन आपस में बात नहीं करी, कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, बट उनके पास ना एक टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, माइंड रिलैक्स करने का, कुछ भी करने का, पर आगे से कोई पूछ नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। 2-3 दिन बाद कोई एक मैसेज कर देता है, फिर चलो बात हो जाती है, बात सॉर्ट हो जाती है। बट यही मैरिड कपल में ये देखा जाता है कि आपकी किसी बात पे लड़ाई हुई, आज आपको एक बेड पे सोना है, एक दूसरे के मुंह अलग करके आप सो रहे हो, सुबह वॉशरूम जा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हो, फिर शाम को आ रहे हो और एक दूसरे के सामने हो लेकिन बोल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ और ज़्यादा हर्ट करती है कि मेरे से पूछा क्यों नहीं जा रहा है या बात जी, क्यों नहीं है। जी। यही चीज़ें छोटी छोटी डिवोर्स तक पहुँची, तो इसको टैकल कैसे करना चाहिए? देखिए, इसमें ना अपने पार्टनर का टेम्परामेंट समझना भी ज़रूरी है। जैसे आप काफ़ी बार देखेंगे इसमें एक जेंडर डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फीमेल्स हैं, जब झगड़ा होता है तो जो वाइफ्स हैं वो ज़्यादा बात करना चाहती हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इशू को रिजॉल्व करना चाहती हैं, पर जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा स्पेस लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम आउट चाहते हैं, थोड़ा विड्रॉ करना चाहते हैं। काफ़ी बार लोग रिवेंज में भी ऐसा करते हैं। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि अगर अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो झगड़ा बढ़ ना जाए। काफ़ी बार खुद अंदर इतनी चोट खुद को लगी होती है कि अभी बात करना ही नहीं चाहते। तो जब आप अपने पार्टनर के टेम्परामेंट को समझ रहे हैं, और पार्टनर जब खुद अपने टेम्परामेंट को समझ रहा है, तभी उस पर काम हो सकता है। जैसे अगर मेरे ज़्यादा बोलने से डैमेज होगा, तो मुझे अपने बोलने के तरीके पर और अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर मेरे विड्रॉ करने से डैमेज हो रहा है, तो मुझे अपने विड्रॉन के ड्यूरेशन पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 3 दिन हो गए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कितना डैमेजिंग है, तो मुझे थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब जैसे जब हम साइलेंट डिवोर्स की बात करते हैं,
साइलेंट डिवोर्स में कपल्स एक रूममेट की तरह रहते हैं, पार्टनर की तरह नहीं रहते हैं। जो बातचीत करते हैं वो बड़ी ट्रांजैक्शनल होती है कि ये सामान ले आओ, ये ख़राब हो गया, ये ठीक कर दो। हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होती है, फिज़िकल इंटीमेसी भी नहीं होती है, बॉन्ड नहीं होता है, झगड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि अब बॉन्ड ही नहीं है तो फिर झगड़ा किस बात पर होगा। और ये अनहैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारण है एक शादी में, क्योंकि लोग साथ रह रहे हैं पर लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे दोनों को ये लग रहा है कि मैंने ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, या पिछली बार मैं आई थी, अब की बार ये आगे आएंगे, पिछली बार मैंने सॉर्ट किया, अब इनकी बारी है सॉर्ट करने की, ज़्यादा गलत इन्होंने बोला तो फिर अब इनको ठीक करना पड़ेगा। इसी थॉट प्रोसेस में महीनों निकल जाते हैं। बिल्कुल। और लोग बातचीत ही नहीं करते हैं। यही अगर लोग थोड़ा सा माइंडफुल होकर ये सोचें और अपने पार्टनर को एज अ होल देखें कि एज अ होल तो वो अच्छा ही इंसान है ना, एज अ होल तो वो केयर भी करती है, बात भी करती है। अगर उसने कल एक चीज़ बोल दी तो उस बारे में हम बात करके उसे ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, या हम बार बार ये क्यों पूछते रहते हैं ये क्यों बोला, ये क्यों किया। अब हो गई कुछ चीज़ें, नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एग्रेशन बढ़ रहा है, आप आर्ग्यूमेंटेटिव ज़्यादा हैं, आप इरिटेबल ज़्यादा हैं, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, देन डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आपकी शादी पे होगा। और उसके लिए किसी प्रोफेशनल से रीच आउट करके डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो डैमेज बढ़ता जाता है और फिर मोस्टली लोग क्राइसिस में ही पहुंचते हैं जब बहुत सीवियर हो जाती है सिचुएशन। एक प्रॉब्लम और आती है, एक कपल हैं, दोनों बहुत लॉयल हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट होता क्या है कि एक जैसे मेल मान लेते हैं, एक मेल है और अगर न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से समझे तो मून से रूल करता है और बड़ा सेंसिटिव है, लव बहुत करता है। अब कोई झगड़ा हुआ, बुरा सबसे पहले मानता है। अब उसकी पार्टनर उसको मनाती है, वो नहीं मान रहा है, वो भी नाराज़ होगी। मतलब वो डैमेज को उस लेवल तक लेके चला जाता है कि अगर हम अलग भी हो जाएं बट मैं आगे बढ़ के सॉरी है, मैं आगे बढ़ के फर्स्ट कदम नहीं बढ़ाऊंगा उसके लिए, बट अंदर से अगर वो चीज़ टूट रही है तो डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, इसके लिए ये मंत्र समझना पड़ेगा कि शादी में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एक दूसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। अभी मैं एक कपल से डील कर रही थी तो उनका झगड़ा हुआ और उनकी वाइफ ने उनसे पूछा खाना बना दूं, क्या खाओगे? तो उन्होंने बोला मेरा खाना मत बनाना तुम। ये क्या किया उन्होंने एक डैमेज और कर दिया। ऑलरेडी डैमेज में वो आई आपकी तरफ पूछने के लिए कि खाना बना दूं और आपने उसको मना कर दिया। एक और रिजेक्शन। अब नेक्स्ट टाइम उसको लगेगा कि अब पूछूंगी तो ये फिर नो ही करेंगे, तो वो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी अब पूछना बंद कर देगी, क्योंकि अब उसने एक परसेप्शन वो भी बना लेगी कि अब आप करेंगे नहीं कुछ भी, अब आप हटना ही चाह रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पार्टनर स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं अब चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो आप भी उसमें साथ देने की कोशिश करिए। उसमें अपनी सोच पे काम करना होगा, क्योंकि आपका विड्रॉ रहने का पीरियड हो सकता है 2 महीने हो, जिसमें आप काम पे भी जा रहे हैं, आप और चीज़ें भी कर रहे हैं, बट आपको सामने वाले पर्सन को भी समझना होगा कि वो 2 महीने तक बिना बात के कैसे सर्वाइव करेगा। इसमें एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ रुक कर सोचना कि ये कितना मदद कर रहा है अप्रोच जो मैंने लिया है। आई थिंक यहाँ से एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मैम, ये बात थोड़ा समझना चाहेंगे कि मेल और फीमेल, मार्केट का प्रेशर, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, लड़ाई झगड़ों का प्रेशर, पेरेंट्स को भी देखना है, फैमिली भी संभालनी है, तो ये प्रेशर ज़्यादा कौन ले सकता है, एक मेल और एक फ़ीमेल? देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हम इसको सिर्फ एक जेंडर बेस्ड चीज़ नहीं बना सकते। फ़र्क इसमें ज़्यादातर ये आता है कि फ़ीमेल थोड़ा वर्बलाइज़ करती हैं, जैसे कोई पेंडिंग काम है या कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, तो वो उस बारे में बार बार बात करती हैं, कंसर्न एक्सप्रेस करती हैं, क्योंकि फ़ीमेल थोड़ी मल्टीटास्कर भी हैं, तो वो कहीं पे भी होंगी तो उनके माइंड में बाकी की चीज़ें चलती रहती हैं। मेन थोड़ा फोकस्ड होते हैं, जब वो जो काम कर रहे हैं तब वो उसी काम में होते हैं पूरा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनडिफरेंट है। काफ़ी बार क्योंकि मेन बोलते नहीं हैं तो उनको मिसअंडरस्टैंड करा जाता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये बोल नहीं रहे इसलिए हमें ये लग रहा है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, वो बस बोल नहीं रहे हैं, या वो उतना रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, या वो उतना रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्क दोनों को पड़ता है, प्रेशर दोनों लेते हैं, एक पर्सन अंदर ही अंदर उस प्रेशर को कैरी करता है। जैसे आप देखेंगे फीमेल्स कोई भी दिक्कत होती है तो थोड़ा शेयरिंग करती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, मेन यूजुअली उतना शेयर नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशान नहीं है। ये समझना
कि चुप रहने का मतलब इनडिफरेंस नहीं होता हमेशा। मैम ये जो आपने बात की कि मेंस जो अपने अंदर रखते हैं, ये बात कहीं ना कहीं सच है, ये फीमेल के लिए भी सच है। एंड एक पॉइंट और भी आज के लेवल पे आ गया कि जब हम छोटे थे तो हम अपने फ्रेंड्स के अपनी हर छोटी से छोटी बात बिना सोचे कि वो हमारे बारे में जज करेंगे कि नहीं, सब कुछ बोलते थे। आज भी हम उनसे मिलते हैं, वीकली हो गया, मंथली हो गया, पार्टीज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं आज वो हमारी लाइफ और हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते, जी। इवन छुपाया जाता है। ये कैसी दोस्ती है? देखिए, ये ज़्यादातर ना आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत बिजी है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उलझने चल रही हैं, और मोस्टली लोगों को एक लिसनर चाहिए। लिसनर कोई है नहीं, क्योंकि अगर मैं भरी हुई हूँ तो मैं आपको सुनूंगी नहीं, मैं अपना बोलूँगी आपको। और क्योंकि आप खुद भरे हुए हैं तो आप मुझे उतना सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। आप एक शॉर्टकट सोल्यूशन मुझे दे देंगे, और मुझे अगर एक लिसनर चाहिए तो हो सकता है कि हमेशा एक न्यूट्रल फ्रेंड वो ना बन सके, क्योंकि हर फ्रेंड न्यूट्रल होता नहीं है। और लेटली हुआ ये है कि लोगों में एक सेल्फ जजमेंट की फीलिंग थोड़ी ज़्यादा आ गई है कि मुझे जज करा जा रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे फ्रेंड का पैकेज ये है, मेरा नहीं है, उसकी शादी अच्छी है, मेरी नहीं है, उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरा नहीं है, उसने यहाँ ट्रैवल कर लिया, मैंने नहीं किया। इतना कंपैरिजन आ चुका है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर ऑन सोशल मीडिया कि वो जो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए या जो कम इम्पैक्ट करनी चाहिए वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। सो आई थिंक फ्रेंडशिप अगर 2-3 लोगों के साथ भी है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और उनसे आप रेगुलरली मिल पा रहे हैं और वो न्यूट्रल हैं, आप उनसे then फिर भी शेयर कर सकते हैं। पर अब लोग मिल कितना पा रहे हैं? अब लोग अलग अलग शहरों में हैं या उनके वर्क स्केड्यूल्स इतने टफ हैं कि वो बातचीत करने के स्टेट में ही नहीं है। सो आई थिंक अवेलेबिलिटी भी नहीं है। सो अवेलेबिलिटी होगी तो कुछ बातचीत हो पाएगी। सो वो इम्पॉर्टेंट है। मैम एक चीज़ और है कि इस मेंटालिटी को थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि एक इंसान अभी 1 महीने पहले उसकी सोच और 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी सोच जो चेंज हुई, वो चेंज हुई कैसे? लाइक कभी एक इंसान चाह रहा है कि मैं ये वाला मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, बहुत बड़ी चाहत है, उसने परचेज़ कर लिया। या वो चाहता है मैं ये बड़ी कार लाइक BMW ख़रीदना चाहता हूँ, उसने बड़ा एफर्ट किया, लोन लिया, उसने वो भी हो रहा। एंड यही चीज़ एक रिलेशन में आती है। जब कपल अभी मैरिड नहीं है, वो मिलते हैं वीकली, मंथली, फिजिकल इंटीमेसी दोनों बहुत पसंद करते हैं, एंड ये रिलेशन 5, 6, 7 साल चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर मैरिज जैसे मिलते हैं तो मंथ बाय मंथ ये फिजिकल इंटीमेसी का इंटरेस्ट कम हो जाना और एक पार्टनर का कम ना होना, फिर शिकायतें आना कि आप में मेरे जैसा पहले इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा, पहले भी तो था। तो ये कैसे होता है? देखिए, एक तो काफ़ी बार आजकल जो रिश्ते शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं फिजिकल इंटीमेसी से, और उसके बाद इमोशन आ रहा है। तो रिश्ते में पहले तो स्ट्रेंथ आई नहीं और हम आगे बढ़ गए। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा ये है कि कपल्स एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से साथ रह लेते हैं काफ़ी साल तक, बट द मोमेंट वो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं शादी करने के लिए, या जैसे ही रोके का प्रोसेस शुरू होता है वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे फैमिलीज़ भी अब उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। सो जितने लोग, जितने टेम्परामेंट अब इंक्लूड होंगे, उतने व्यू पॉइंट्स आएंगे और उतना क्लैश होने का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि शादी में बाउंड्रीज मर्ज होती हैं। अब जो मैं करूँगी उसका इम्पैक्ट आप पर और आपकी फैमिली पर होगा, और जो आप करेंगे उसका इम्पैक्ट मुझ पर और मेरी फैमिली पर भी होगा। सो ये डेफिनेटली जो डिमांड्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जब साथ रहने लगते हैं फैमिलीज़ के तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप मेरी फैमिली के साथ ऐसे रहो, आप ऐसे करो, या आप वर्क ऐसे करो, या हम ट्रैवल इतना कर सकते हैं, या फिनेंसेस, बहुत सारे और मुद्दे सामने आ जाते हैं, क्योंकि अब आप एक छत के नीचे रह रहे हैं और आप एक इंसान को तब तक नहीं जानते जब तक आप उसके साथ एक छत के नीचे कुछ महीनों तक नहीं रहते। क्योंकि रोज़ 8-8 घंटे मिलना बहुत अलग चीज़ है, और एक छत के नीचे साथ रहना बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि तब आप मेरे वो एस्पेक्ट्स भी देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे। बिल्कुल। और वो दिखने लग जाते हैं, जैसे मैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं सामान कैसे संभालती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कैसे दिखती हूँ, मेरा बात करने का तरीका कैसा है, मैं छोटी छोटी बातों को कितना पिक करती हूँ, ये सब आपको बाद में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। काफ़ी लोग झगड़ा होने के बाद भी फिज़िकली इंटीमेट हो जाते हैं, बट काफ़ी लोग झगड़ा होने के बाद एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो इमोशनली बहुत डीपली हर्ट होते हैं। सो आई थिंक ये एक चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पार्टनर फिजिकली इंटीमेट नहीं हो रहे हैं तो कहीं वो बहुत डीपली हर्ट तो नहीं है, रीज़न क्या है। एंड डेफिनेटली दोनों में से किसी एक की फिजिकल नीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लिबिडो किसी एक पर्सन का थोड़ा हाई हो सकता है, पर आई थिंक अगर लोग
डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने लगेंगे, डिफ़िकल्ट मुद्दों पे बात करने लगेंगे, तो उतनी मुश्किल होगी नहीं। मतलब कितने मेरे पास कपल्स आते हैं जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं और पिछले 3 साल 4 साल से उन्होंने आपसी कोई फिज़िकल इंटीमेसी हुई नहीं, और वो इस बारे में बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, क्योंकि उनको लग रहा है बात करेंगे झगड़ा ना हो जाए, मेरे पार्टनर को इन्फीरियर ना लगे, मेरे पार्टनर को बुरा ना लग जाए, या मेरा पार्टनर मेरी कोई गलती ना निकाल दे। तो लोग बात करते ही नहीं, बस ऐसे ही जी रहे हैं। पर वो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं कोने में बैठा हुआ, और वो कॉन्फ्लिक्ट उठ के आता है झगड़ों में, पर उस कॉन्फ्लिक्ट में वो ये वाली बात नहीं करते हैं कि आप इंटीमेट नहीं हो रहे हो। मैम जैसे अभी हमने बात की झगड़ों को लेके कपल्स के बीच में, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब एक कपल के बीच में झगड़ा होता है और उनकी फ़िज़िकल इंटीमेसी सेम डे हो जाए और झगड़ा सॉल्व भी हो जाता है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी रहती है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा सॉल्व हो, क्योंकि बात तो हुई नहीं ना उस बारे में। अब हर बात आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। कुछ इश्यूज़ हुए और आपने उनको लेट गो कर दिया, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया अपने पार्टनर को कि चलो हो गया। बट कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटीमेट हो गए, ठीक है, अभी का आइस ब्रेक हो गया, बट वो डीप इशू कहीं ना कहीं आपके अंदर है, अभी क्योंकि तक वो अगले है। झगड़ों में बार बार आ रहा है। आएगा। इसका मतलब उस इशू को लेना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी से वो उस दिन सॉर्ट हो गया, बट दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। जैसे काफ़ी कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनका ब्रेकअप हो गया, बट वो स्टिल फिजिकली इंटीमेट हैं, उन्होंने एक दूसरे से एंड कर लिया कि अब हम शादी नहीं करेंगे, हमारा ब्रेकअप हो गया, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली इतने वल्नरेबल हैं कि वो फिर भी बार बार फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं, और उसके बाद और हर्ट होते हैं, क्योंकि अभी अब आप फ्रेंड्स नहीं हो, वो थॉट प्रोसेस नहीं है आपका कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि अब हम साथ हैं तो चलो हम फ्रेंड्स हैं, हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट फिर हम इंटीमेट हो रहे हैं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और साथ में हमें ये भी पता है कि हमें शादी भी नहीं करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार खुद को हर्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए अपने इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना, बैलेंसिंग पे काम करना इम्पॉर्टेंट है। मैम एक चीज़ और आती है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इवन हम लोग भी जब पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे बच्चे बड़े हुए, हमने इतने प्यार से उनको पाला, ये बड़े होने के बाद समाज में रहते हुए हर चीज़ सीखने के बाद इतनी बड़ी हिम्मत कैसे आ जाती है उस माइंड में कि अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं या तो रोड पे या किसी आश्रम में? ये प्रेशर कैसे आ जाता है उनके ऊपर? देखिए, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है और सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं और सबके अलग अलग कारण हैं। ऑब्वियसली ये एक कोई भी कारण कोई पर्सन दे वो एक वैलिड हो सकता है, ना समझा जाए समाज में, पर काफ़ी बच्चे जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं अपने करियर के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि अब इंडिया में कौन देखेगा उनके पेरेंट्स को, या कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी नहीं है जो आके उनको देख ले। काफ़ी लोगों के ये रीजंस होते हैं। काफ़ी लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, टेम्परामेंट से वायलेंट होते हैं, वो एम्पैथी रख ही नहीं पाते हैं अपने पेरेंट्स के इमोशंस को लेके। मतलब मैं आई थिंक कल भी कोई वीडियो देख रही थी जिसमें एक सन ने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में भेजा और पेरेंट्स मना कर रहे हैं, दे आर क्राइंग, और वो सुन ही नहीं रहा है। बहुत ही इनडिफरेंट अप्रोच है। सो ऑब्वियसली सबका पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, सबका आउटलुक बहुत डिफरेंट है, और सबका फॉरगिवनेस बहुत डिफरेंट है, और सबका कंपैशन भी बहुत अलग है, कि अंदर महसूस तो हो कि दूसरे को क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको वो अंदर महसूस ही नहीं हो रहा तो आप कैसे किसी की फीलिंग्स को समझेंगे? अगर वो आपको बर्डन लग रहे हैं, अगर आपने वही परसेप्शन बना लिया कि अब वही पेरेंट्स बर्डन हो गए, तो फिर उसको चेंज करने के लिए तो या तो आप कहीं जाइए, किसी से डिस्कस करिए। अब आप कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने स्पाउस से, खुद से, दोस्तों से, दुनिया से। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों का बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हुआ है कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे रोक टोक नहीं चाहिए, करोगे तो जाओ। क्योंकि अब सेल्फ पे फोकस थोड़ा ज़्यादा आ गया है। गुड कि हम सेल्फ केयर करते हैं, बट हम बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएंगे तो हमारे करीब के लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगेन यहाँ पे भी बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है। मैम अब थोड़ी सी बात करते हैं बहुत हाईली नेगेटिव माइंड्स के बारे में कि इनके अंदर ऐसी क्या चीज़, क्या पावर, क्या सोच आती है कि वो इतने बड़े कदम उठाते हैं। एक पहला टॉपिक है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक वाइफ ने मर्डर किया अपने हस्बैंड का, उसको ड्रम में डाल कर दिया बंद, और उसके बाद वो घूमने भी चली गई। मतलब एक इंसान जिससे आप पहले बहुत प्यार कर रहे हो, फिर आप उसके मर्डर की हिम्मत कहाँ से लेके आ रहे हो?
मर्डर की हिम्मत आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी ईजीली मूव ऑन कर सकते हैं। मर्डर करने के बाद घूमने भी गए, डांस भी किया, एंजॉय कर रहे हो, ये इतना नेगेटिव थॉट, इतना कैसे पावर कैसे आती है इनमें? देखिए, ये लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रस्ट्रेशन रही, स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है इस केस में लॉन्ग स्टैंडिंग लोनलीनेस रही। जो उनका रिश्ता उस आउटसाइडर के साथ था वो भी काफ़ी लंबे समय से था, और दोनों एक साइको एक्टिव सब्सटेंस ले रहे थे, और जो साइको एक्टिव सब्सटेंस वो ले रहे थे, सब्सटेंस स्पेसिफिकली, उसमें रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है। तो आप जो कर रहे हो, आपके माइंड में आप उसको सही बना लेते हो, क्योंकि वो नशा आपसे करवा देता है कि नशा ब्रेन में इस तरह का केमिकल इम्बैलेंस करता है कि आपको अपना एक्शन बिल्कुल सही लगता है। और क्योंकि दोनों ही कंज्यूम कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि सीवियर मेंटल हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से वो रियलिटी से बिल्कुल हट गए। क्योंकि किसी के इतने पीसेस करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली डिसोसिएट करना पड़ता है, आपको इस इंसान को एज एन ऑब्जेक्ट देखना होगा। अब वो ह्यूमन बीइंग की तरह आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन देखोगे तो थोड़ा कंपैशन, इमोशन आएगा, पर आपने उनको एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया कि अब किसी भी फॉर्म में मुझे ये नहीं चाहिए, इसके बिना मेरी लाइफ सॉर्टेड है, और इसको हटाने का एक ही रास्ता है। और रियलिटी कांटेक्ट का मतलब है कि अब आपका जजमेंट कैसा है। अब मैं तेज़ गाड़ी चलाऊंगी तो मेरा एक जजमेंट होना चाहिए कि टक्कर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एक्सीडेंट हो सकता है। वो जजमेंट ही अगर इम्पेयर्ड है तो क्या होगा, मैं तेज़ गाड़ी चलाऊंगी और एक्सीडेंट्स होंगे, और जजमेंट इम्पेयर्ड हुआ तभी वो वाला एक्शन हुआ, क्योंकि उनके परसेप्शन में वो एक्शन सही हो गया। चाहे वो एक्शन ओवरऑल लीगली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से गलत है, पर उन्होंने अपना परसेप्शन में जो चेंजेस किए उस सब्सटेंस को लेने के बाद, वो सब्सटेंस ने किया एक्चुअली चेंजेस, बट वो उन चेंजेस की वजह से वो एग्जीक्यूट हुआ। और क्योंकि दोनों ही लोग सेम माइंडसेट के थे ना, दोनों ने ही दोनों को इन्फ्लुएंस किया उस एक एक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी ने भी दूसरे को रोका कि ये नहीं करते, ये गलत है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी नहीं सोचा कि ये छुपेगा नहीं, इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, ये किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा। आई थिंक वहाँ तक सोचा ही नहीं। अपने माइंड में ये बना लिया कि ये सही एक्ट है और इसमें कुछ गलत नहीं है, और हम ये करेंगे तो हमें हमारा रास्ता क्लियर मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन हम लास्ट में पूछेंगे, पहले मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। ये जो एक्ट लोग कर जाते हैं, इसमें ना तो कोई अमीर गरीब, ना ही किसी सोसाइटी से, हाई सोसाइटी से, लो सोसाइटी से, ना ही पढ़ा लिखा, कुछ नहीं, इसमें वो सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये प्रॉब्लम है आजकल के टाइम पे, एक छोटी सी बच्ची से कर देना या किसी एक बड़ी लड़की से कर देना, इवन एनिमल्स। इतना इन लोगों के पास जो ये फ्रस्ट्रेशन है, हम एक गरीब इंसान को कह सकते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो चलो उसने एक एक्ट किया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, वो सब ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक पर्सनालिटी होती है जिसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है वो मैनिपुलेटिव होते हैं अपने रिश्तों में, एम्पैथी नहीं रखते हैं, और जो करते हैं उसको लेकर गिल्ट भी नहीं फील करते, रिमोर्स नहीं होता है कि ये मैंने जो किया ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, और इम्पल्सिव होते हैं। तो जो अभी करना है वो करना है, आगे क्या होगा वो नहीं सोचा जाता। सो उस पर्सनालिटी में स्पेसिफिकली ये वाले बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बार अगर की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है, ये मोस्टली अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है, बिकॉज अगेन हमारा जजमेंट, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा इनहिबिशन कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है। लोग डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं कि अगर अभी कोई दिख रहा है और अभी डिज़ायर आया तो बस उस पर्सन के साथ ये एक चीज़ कर ली, ये अगेन नहीं देखा कि ये करना चाहिए था या नहीं। सो काफ़ी बार सब्सटेंस की वजह से, काफ़ी बार स्पेसिफिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की वजह से लोग कुछ ऐसे एक्ट कर जाते हैं या करते हैं जो क्रिमिनल एक्ट हैं, जो गलत एक्ट हैं, जो नहीं करने चाहिए। जैसे जिन लोगों को एडिक्शन है, वो कुछ जैसे जिसको इंटरनेट एडिक्शन है या जिसको गेमिंग एडिक्शन है, वो लोग क्या करते हैं, उनके फ़ोन में ऐप्स हैं, वो गेमिंग करते हैं, फिर पैसा हारते हैं, फिर गेमिंग करते हैं, फिर पैसा हारते हैं, रोक नहीं पाते अपने आप को, क्योंकि अब वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। और काफ़ी बार लोग बोर्डम में, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ प्लेजर चाहिए, अभी चाहिए, तो कुछ ये पर्सनालिटी ट्रेट्स में होता है। आप मोस्टली लोगों का जब चाइल्डहुड हिस्ट्री देखेंगे तो उनके चाइल्डहुड में ऐसे वाले ट्रेट्स
रहे हुए हैं। मतलब मैंने काम किया हुआ है ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप के साथ। और एक जब हम चाइल्डहुड में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही होती है, जो बड़े होके एंटी सोशल पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोसाइटी के अगेंस्ट काम करना, वो काम करना जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, राइट। एम्पैथी ना होना, दूसरे की फीलिंग्स के बारे में ना सोचना, बस अच्छा फील करना जब आप किसी को हर्ट करते हो तो, है ना। वो स्पेसिफिक पर्सनालिटीज़ होती हैं और वो बचपन से दिखने लग जाता है कि ये एक पैटर्न है। और क्योंकि ये बचपन से दिखने लग जाता है सो इसीलिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बचपन में ही आइडेंटिफाई करा जाए और उस बच्चे को जो इस चीज़ में एंगेज्ड है, जैसे दोस्त को मार दिया खुश हो गए, धक्का दे दिया खुश हो गए, किसी गर्ल को कहीं रॉन्ग प्लेस पे पिंच कर दिया खुश हो गए। सो ये वाली चीज़ें विजिबल होती हैं, बट पेरेंट्स को लगता है नॉटी है, हम इग्नोर करते जाते हैं या स्कूल सस्पेंड कर देगा मैक्सिमम। पर आइडली ऐसे बच्चे को आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट्स के थ्रू डायग्नोसिस करना और फिर प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इंटरवेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। मैम, जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स की भी बात की, इन सब प्रॉब्लम के बाद एक चीज़ ज़्यादातर देखी जा रही है आजकल के टाइम में कि लोग सोशल फोबिया है लोगों में, वो बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, महीनों महीने अकेले रहते हैं फ्लैट्स में। ये क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? सोशल एंग्जाइटी स्पेसिफिकली के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घरों में बंद रहे हैं और काफ़ी बच्चों में स्कूल रिफ्यूज़ल बहुत कॉमनली आ गया है। काफ़ी बच्चे अब ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं। और के बाद जब स्कूल्स या कॉलेजेस खुले तो बच्चों को या बड़ों को ऑफिसेज में भी घबराहट होने लग गई, क्योंकि आपने बहुत टाइम से लोगों को देखा ही नहीं, आपकी इंटरेक्शन ही नहीं हुई। तो काफ़ी लोग फंबल करने लग गए, बोलते बोलते घबराहट होने लग गई। उनको ऐसा लगा वो बाहर जा रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो बोल कैसे रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उनको जज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली प्रीऑक्यूपाइड रहना कि मेरी तरफ लोगों का कितना ध्यान जा रहा है, ये थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर नहीं जाते। कितने मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो महीनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपने घरों में ही हैं, फ़ोन में, ऐप में। तो बच्चे अब वर्चुअल फ्रेंड्स ज़्यादा बना रहे हैं और रियल लाइफ फ्रेंड्स नहीं बना रहे हैं। जैसे फ़ोन में ही गेमिंग कर लेना, फ़ोन में ही सब कुछ कर लेना, फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज ना होना। तो जितना हम सोशली आइसोलेट खुद को रखेंगे, उतना जब कभी बाहर जाना पड़ेगा तो घबराहट बढ़ेगी, क्योंकि हमने एक अपने आप को बंद कर रखा है। अब सडनली हम बाहर जाएंगे और हमें चेहरे दिखेंगे तो हमारा कनेक्ट वो हो नहीं पाएगा, तो हमें दिक्कत होगी। काफ़ी लोगों को और भी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे एक मानसिक परेशानी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें लोग अपने आप को घरों में बंद रखते हैं क्योंकि उनको बाहर की दुनिया में शक रहता है कि लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है। सो जो अनट्रीटेड केसेस हैं अलग अलग मानसिक परेशानियों के, वो कुछ इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली आइडेंटिफाई करे कि व्यवहार में एक बदलाव आ रहा है जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्म नहीं है एक, और फिर जाके उसके बारे में किसी से डिस्कस करा जाए, ताकि फिर कोई तरीका मिले कि उस पर्सन को कैसे कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले। बिकॉज काफ़ी लोग सालों तक घर में रहते हैं और तब भी रियलाइज़ नहीं होता किसी को कि ये कुछ डिफरेंट है, जाना इम्पॉर्टेंट है। सो आई थिंक जब आप पहुंचते हैं, आप डिस्कस करते हैं, एक राइट डायग्नोसिस होता है तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। मैम, एक चीज़ और देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद चाहे फोबिया तक पहुंच गए, इतना वो हो गया, तो फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। इवन अगर हम भी हैं, कोई हमसे बात करना चाहे तो हमारा एक ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम उसे सुने जी, हम जज ना करें जी। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग में आज हम इतना घुस गए हैं, लेकिन हम किसी से इमोशनल या अपनी पर्सनल बात नहीं कर सकते, तो इसको कैसे टैकल किया जाए कि हम अपने किसी फ्रेंड को सुनने की भी कोशिश करें, या अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम बिना जजमेंट के उसको बताने की कोशिश करें? देखिए, फ्रेंड्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है तो फ्रेंड्स थेरेपिस्ट नहीं बन पाएंगे, बट फ्रेंड्स साथ खड़े होंगे आपको कभी कभार सुनने के लिए, बिकॉज हो सकता है आपका पूरा इमोशनल बर्डन वो ना ले पाएँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद थोड़ा सॉर्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर मेरी नाव डूब रही है तो मैं आपकी नाव कैसे संभालूंगी। तो इसका मतलब अगर फ्रेंड सॉर्टेड हैं, उनकी लाइफ ऑलमोस्ट गुड इनफ चल रही है, बैलेंस्ड है, तो वो आपको फिर भी सुन सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है समय के अभाव के कारण लोग अब अपने दोस्तों से बहुत नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो फिर सिर्फ 2 क्लोज नहीं मिलेंगे, 5-6 और मिलेंगे, फिर आप वो बात कर नहीं पाते हैं और वो बातें रह जाती हैं। पर अगर मैं अकेली हूँ और मैं किसी चीज़ से गुज़र रही हूँ
और मैं ये सोचूं कि मेरा फ्रेंड गेस कर ले और मुझसे खुद पूछ ले, ऐसा नहीं होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप ख़राब फील कर रहे हैं तो आप कॉल करें, हेल्प मांगें, आप बोलें कि यार मुझे बात करनी है, कैन वी सिट एंड टॉक, क्या कुछ समय है। पर अब हम हेल्प भी नहीं मांगना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि मैं अपने आप को वीक कैसे दिखा दूँ। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बार हमें लगता है वो बोलेगा यार क्या फालतू डिप्रेशन कर रहे हो, कुछ नहीं है। पर आई थिंक अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोग इसको नॉर्मलाइज करेंगे कि अगर कोई लो है तो इस बारे में बात करी जाए, उन्हें सुना जाए, उन्हें एक सही रास्ता दिखाया जाए। जैसे अगर कोई फ्रेंड ये बोल रहा है कि मेरा मरने का मन कर रहा है, तो इस बात को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। इसको हंस के टालना नहीं चाहिए कि यार इसमें तो हिम्मत नहीं है, ये नहीं करेगा, कोई भी कर सकता है, कर सकते हैं लोग आज के दिन में। सो इसलिए सीरियसली सुनना और एनकरेज करना, सुपरवाइज्ड केयर करना इम्पॉर्टेंट है। सो एज अ दोस्त मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक हूँ तो मैं फिर भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर पाऊँगी। एंड आप कितना आसपास रह रहे हैं, मिलना कितना प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन पे डिस्कस करिए, पर बात ज़रूर करिए, क्योंकि बात करने से थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। अगर सीवियर इशू है तो अपने फ्रेंड को बोलिए कि जाइए, किसी से बात करिए, उनकी फैमिली को समझाइए कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों कहीं ना कहीं जाना इम्पॉर्टेंट है। मैम हमने काफ़ी बातें कर ली कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, अब थोड़ी सी सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। जब भी कोई परेशान होता है तो वो उसे खुशी मिलती है, एक टेम्प्रेरी खुशी, लाइक कुछ शॉपिंग करके, कुछ खा के, या कभी कभार अल्कोहलिक जो लोग अल्कोहल लेते हैं जी, तो ये कितनी देर का रिलीफ आपको दे सकता है? ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रिलीफ है, क्योंकि अल्कोहल थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स फील करा रहा है, बट अपना बाकी का काम भी करेगा। इमोशनल ईटिंग उस मोमेंट पे आपको अच्छा फील कराएगी, बट बाद में आपको गिल्ट देगी और आप फिर इमोशनल ईटिंग में एंगेज होंगे। सो मुझे ये लगता है कि ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी कोपिंग क्या है और अनहेल्दी कोपिंग क्या है। हेल्दी कोपिंग का मतलब ही ये है कि मैं अपने लिए वो रास्ते चुन रहा हूँ जो मुझे लॉन्ग टर्म हेल्प करें। जैसे 2 चीज़ों पे काम करना अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने थिंकिंग के तरीके पर और अपने व्यवहार पर। जब हम थिंकिंग के तरीके पर बात करते हैं तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चैलेंज करना, ये समझना कि अगर मैं अपने आप को नेगेटिवली देख रहा हूँ तो वो मेरा ओपिनियन है, वो फैक्ट नहीं है। और व्यवहारिक तरीके से थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में एंगेज होना, अपनी पसंद की चीज़ों में एंगेज होना, थोड़ा अपना सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाना, एक रूटीन रखना, वो सपोर्ट करता है। सो हेल्दी कोपिंग ये है। अनहेल्दी कोपिंग में अल्कोहल, सब्सटेंस, इमोशनल ईटिंग, सोना नहीं, स्क्रीन देखते रहना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये सब उसमें आता है। मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने हमारे व्यूअर्स को। अब एक लास्ट क्वेश्चन, किस स्टेज पे आके हमें ये पता लगना चाहिए कि अब हमें एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? देखिए डेफिनेटली बहुत सारे वार्निंग साइंस हैं, और थेरेपिस्ट की ज़रूरत 2 केसेस में होती है। एक तो तब जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और अब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और दूसरा जब चीज़ें ठीक हैं बट आप अपने आप को और बेटर फील करवाना चाहते हैं। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसमें लोग अपने मेंटल हेल्थ को और बेटर करने के लिए थेरेपिस्ट के पास रेगुलरली जाते हैं। वो अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बट वार्निंग साइंस डेफिनेटली ये है कि जब आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, आपका लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा है, आपसे पैनिक संभाला नहीं जा रहा है, आपको बहुत पैल्पिटेशंस हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तब डेफिनेटली रीच आउट करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे आपकी तरफ से डैमेज ना भी हुआ हो, बट कभी कभी जाके डिस्कस करना किसी न्यूट्रल नॉन जजमेंटल पर्सन से बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको देता है, जहाँ से आपकी ग्रोथ होती है और आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। मैम जैसे कि थेरेपिस्ट इंडिया में बहुत सारे नहीं हैं और लोगों की रीच भी अभी तक यहाँ तक नहीं है, तो एक लास्ट मैसेज आप सोसाइटी को क्या देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मुझे लगता है कि लोगों को मेंटल हेल्थ को पहचानना चाहिए, बच्चों को बचपन से बताना चाहिए कि ये सब क्या होता है, ताकि बच्चे भी एक दूसरे को जज ना करें। और मुझे लगता है कि जैसे शारीरिक बीमारियां इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मानसिक परेशानियां भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा मानसिक तनाव हमारे शरीर को इम्पैक्ट करता है, जैसे हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो तो वो हमारे मानसिक सेहत को इम्पैक्ट करती है। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है और दोनों के लिए ही रीच आउट करना
बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हमारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है आप कमेंट में लिखिए, हम आपको लिंक सेंड करेंगे। तो थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।